Good evening, sir. गुड इवनिंग। लास्ट टाइम जो हमने किया था वहां तक कोई डाउट है तुम लोगों को? ये बता दो जरा। हम्म। सर कोनिकल पेंडुलम तक किया था ना? यस सर। यहाँ पे अब हम नया केस इसमें डिस्कस करेंगे। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट while क्रॉसिंग अ टर्न। एक चीज ध्यान रखना कि ये कई सारी बुक्स में भी गलत दिया है और इवन टीचर्स भी थोड़ा इसको कभी कभी मिसकोट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। इस आर्टिकल को हम करेंगे कैसे? देखो तुम ये समझो इसमें कि पहले थोड़ा जो प्रीवियस पार्ट है एक बार जरा उसको समझ लेते हैं। देखो ये सोचो कि तुम्हारे पास ये दो वर्टिकल वॉल्स हैं और इस पर मतलब दो परपेंडिकुलर वॉल है, फ्लोर और वॉल। उसके अगेंस्ट हमने एक लेडर है उसको लगाया ऐसे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे तुम्हें दो जगह कांटेक्ट दिख रहा होगा, एक जगह कांटेक्ट है 1 पे और एक जगह कांटेक्ट है 2 पे। तो दोनों जगह ही नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा। यस सर। और जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें याद हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे मार्क होता है। कॉमन टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसको एफबीडी में देखेंगे तो ये फिगर हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। भाई ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N1 इस तरफ है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है हमेशा। यहाँ पे ये N1 इस तरफ है और यहाँ पे ये N2 ऊपर है और ये यहाँ पे फ्लोर पे N2 नीचे है। मतलब लेडर जो है वो फ्लोर को नीचे प्रेस कर रहा है और फ्लोर उसको न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन ऊपर दे रहा है। ये वॉल को साइड में प्रेस कर रहा है और वॉल इसको रिएक्शन दे रही है इधर की, और इसका जो वेट है वो इधर मार्क कर रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। अब क्या होगा कि जब हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का केस डील करेंगे तो वहां पे इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखो ध्यान से समझो होता क्या है कि जैसे ये टर्न है, तो इस टर्न को जब कोई साइक्लिस्ट क्रॉस करेगा तो तुमने देखा होगा कि वो ऐसे सीधा नहीं होता नॉर्मली। या रेसिंग बाइक्स वगैरह भी होंगी, तुमने देखा होगा कि वो ना थोड़ी बैंड होती है इस तरफ को, अंदर की साइड। नहीं पता तुम बताए सर। कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्क्रीन शेयर कर दूंगा, देखते कहीं से भी है। एक सेकंड होल्ड करो। देखो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो भी। जैसे कि अगर हम कुछ ठीक से फिगर ढूंढे, ये वाली देख लो, ये दिखाई दे रही है। ये
Yes, sir. तो देखो टर्न जो है वो ये है, और टर्न के लिए दोनों राइडर जो हैं वो टर्न जिस तरफ है उसी तरफ बेंड हो रखे हैं, दिख रहा होगा इसमें, दिखाई दे रहा है ना? Yes. हाँ, तो इसी मैकेनिज्म को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये टर्निंग जो हो रही है भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब साइक्लिस्ट अपने आप को टर्न कर रहा होगा, तो ये समझो हम उसको पीछे से देख रहे हैं जैसे, तो जब हम साइक्लिस्ट को पीछे से देखेंगे तो हमें वो एक लाइन की तरह दिखेगा बेसिकली, जो इस तरह से होगा ये, ठीक है ना? यहाँ पे उसका व्हील होगा ये ऐसे, जैसे वो मूवी थी ना ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया उसमें वो स्कूटर सा लेके घूमता रहता था, इस तरह से मिल गया। तो ये साइकिल का हैंडल है, ये हम पीछे से देख रहे हैं बेसिकली साइकिल को, तो वो तो हमें ऐसे ही दिखने वाली है पूरी आगे की तरफ, पूरी साइकिल तो दिख नहीं पाएगी। नहीं समझ रहे? हम्म, आवाज ही नहीं पहुंच रही भाई तुम्हारी, पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है सर। Yes, sir. थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दिया अगर भाई, पता नहीं चलता ना फिर बीच में कब गायब हो जाए कब। तो इसने क्या किया यहाँ पे कि ये वर्टिकल से, सपोज करो इस टर्न को क्रॉस करने में वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे अपने आप को बेंड कर रहा है, और जिस सर्कल को क्रॉस कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक को, है तो ये इनकम्प्लीट, पूरा ट्रैक होता तो ऐसा होता, तो मान लो इस रेडियस पे जहाँ वो घूम रहा है वो आर रेडियस है, वहां पे जो ट्रैक पूरा होता है वो इस तरह से, ठीक है? अब ऐसा नहीं होगा कि अगर सर्कल पे वो जा रहा है और सर्कल पे कंप्लीट टर्न लेगा तभी उसको सेंट्रीपिटल की जरूरत पड़ेगी, मतलब अगर कहीं पे कोई आर्क है तो इस छोटे आर्क सर्कल के किसी छोटे पार्ट को क्रॉस करने के लिए भी उसे सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें नॉर्मली बुक्स में क्या गलती दी है मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। बहुत सारी बुक्स में इसमें इस तरह से मार्क किया है कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको इन लोगों ने कुछ इस तरह से मार्क कर दिया, कुछ बुक्स में टीचर्स भी ऐसे मार्क कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्यों समझ नहीं है इन चीजों की या क्या, ये मैं खुद रहा हूँ। मतलब इस तरह से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा क्या, तुम ये सोच लो पहले खुद ही। No, sir. हाँ, तो कुछ बुक्स में ऐसा दिया है, तो अगर कहीं किसी बुक में ऐसा दिया है तो तुम उसे नेग्लेक्ट कर लेना, या तुम्हें अगर कोई ऐसा पढ़ा भी रहा है तो तुम उसे भी नेग्लेक्ट कर लेना। तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, देखो वो तो इसको तुम लेडर ही समझ लो ना बिल्कुल इस तरह से, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का यही वाला तो मैकेनिज्म होगा N2, यस सर। Yes, sir. क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमेशा एक्ट ही किस तरफ करता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो भाई ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा अगर तुम ठीक से समझ पाओ तो। ये एन, ये एन, और इसका जो वेट है अलोंग विद राइडर वो मान लो यहाँ पे है, तो वो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा ऐसे, ऐसे। अब तुम ये बताओ कि अगर तुम इस तरह से किसी चीज को इंक्लाइंड करके अपने घर के किसी फ्लोर पे भी अगर रख के देखोगे तो इसकी टेंडेंसी किस तरफ स्लिप होने की होगी? ये जो ये लेडर है यहाँ, ये N2 को ऑब्जर्व करो, इस लेडर की टेंडेंसी किस तरफ स्लिप होने की है? नीचे की तरफ. मतलब इस तरफ को। Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर इस लेडर पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? इधर। यस सर। तो इसमें क्या होगा भाई, यहाँ भी तो सेम सिचुएशन होगी इसमें, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन जो है ये टुवर्ड्स द सेंटर चला जाएगा, Yes, sir. क्योंकि सर्कुलर मोशन जब कंप्लीट हो रही है सेंटर तो वेरी बैठेगा ना। जो सर्कुलर ट्रैक ये कंप्लीट कर रहा है उसके सेंटर की तरफ चला जाएगा, बोलो एग्री हो या नहीं इस बात से? यस सर। Yes, sir.
तो अब तुम देखो ध्यान से जरा, अगर मैं इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करता हूँ अलोंग विद द राइडर, मतलब साइकिल के साथ उसके राइडर का भी एफबीडी है, तो इसके ऊपर ग्राउंड की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर का लग रहा हो, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ। तो यहाँ पे ये मतलब अगर तुम दोबारा से उधर जाने की कोशिश करोगे, अभी जो हम राइडर देख रहे थे, वो अपने आप को एक कांस्टेंट एंगल में मेंटेन किए हुए टर्न करता रहता है, तो ये जो एंगल है ये हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। ये फिक्स रहे मान लो। तो अगर ये इस पोजीशन में फिक्स है तो हम क्या लिखेंगे कि एन इक्वल टू एम जी, तभी तो बैलेंस रहेगा। बोलो। यस सर। तो एक तो कंडीशन है भाई एन इक्वल टू एम जी। अब इस बॉडी का अगर हम पाथ देखेंगे तो वो किस तरह का पाथ है? सर्कुलर। और अगर तुम बाहर से खड़े होकर यहाँ ग्राउंड से देख रहे हो नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम से, तो तुम कहोगे कि सर्कुलर ट्रैक पे अगर किसी बॉडी को ट्रेवल करना है तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? सेंट्रीपिटल की। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से मिल रहा फ्रिक्शन। होगा। ये आर जो है ये रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है। अब तुम ये देखो, ये एंगल है थीटा। तो वेक्टर में तुमने पढ़ा होगा कि हम एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस फ्रिक्शन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो तुम देखना जरा, ये इसी तरह का ट्राइंगल बनेगा क्या? और ये साइकिल है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से टेन थीटा कितना होगा? फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। ये हो गया बस सीधा सीधा। अब टेन थीटा कितना हो गया यहाँ से? टेन थीटा हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये बेसिकली वी स्क्वायर अपॉन आर जी होगी। ये बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? आ गई यस सर। सर। अब जरा इसको यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जरा ध्यान से समझोगे। देखो ये समझो कि अगर किसी आदमी को ज्यादा स्पीड से टर्न क्रॉस करना है, अगर किसी आदमी को ज्यादा स्पीड से टर्न क्रॉस करना है, तो तुम ये देखो कि ज्यादा स्पीड से अगर टर्न क्रॉस करना है तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी ज्यादा? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की। स्पीड की। नहीं, ज्यादा स्पीड से अगर क्रॉस कर रहा है तो वो स्पीड तभी तो बढ़ा पाएगा कि अगर वो रोड के और टायर के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन उसको मिल जाए। यस सर। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन जब पढ़ाया था तो बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द नीड अपने आप को मैनेज कर लेता है। जितनी जरूरत यस होती सर। है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से डेवलप हो जाता है। बोलो। यस। यस सर। तो जैसे हम टर्न पे स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होगा कि इसके इंक्रीज होने की एक लिमिट है, पर अगर तुम फिर भी स्पीड बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन कहेगा कि भाई देखो अब मैं तो मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर नहीं सकता, तो तुमने स्पीड बढ़ाई, तो इस इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया। यस सर। अब न्यूमरेटर अगर इंक्रीज होता है तो इस इक्वलिटी को मेंटेन करने के चक्कर में या तो तुम रेडियस इंक्रीज करो, तो यानी कि या तो उसको फिर बाहर की तरफ से जाना पड़ेगा, ट्रैक पे थोड़ा यहाँ से आना पड़ेगा बाहर की तरफ से। यस सर। तो जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल होते हैं वो हमेशा बाहर की तरफ भाग जाते हैं। नहीं तो फिर अगर तुम्हें न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो तो तुम्हें लेफ्ट साइड से इस क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम्हें फिर एंगल ज्यादा लेना पड़ेगा, ये तो फिर तुम्हें बेंड ज्यादा होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। मैकेनिज्म समझ पा रहे हो ना? क्या देखो, अगर तुम्हें कम एंगल से बेंड होना है तो स्पीड कम कर लो। अगर तुम्हें ज्यादा स्पीड से मतलब क्रॉस करना है टर्न को विदाउट चेंजिंग एंगल, तो तुम्हें रेडियस बढ़ानी पड़ेगी। और तुम्हें छोटी रेडियस से पास होना है इंक्रीजिंग स्पीड से, तो तुम्हें एंगल बढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली तुमने देखा होगा कि जो राइडर है वो इनर सरफेस को क्यों, जिस इनर साइड को क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि यहाँ सरकमफेरेंस छोटी हो जाती है थोड़ी। तो ये लोग इस यस कोशिश, सर। वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि अगर हम कम डिस्टेंस कवर करेंगे तो हम जल्दी आगे निकल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ तुमने देखा होगा सारे राइडर ना यहाँ अंदर की साइड ही आते रहते हैं।
Yes, sir. हाँ, पर अगर उन्हें स्पीड बढ़ानी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, या तो रेडियस बढ़ानी पड़ेगी या उन्हें फिर अपना एंगल बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तुमने देखा होगा कि अगर जैसे बारिश हुई है, अगर मतलब रेनी सीजन है और अभी भी बारिश हुई है, और तुम अगर स्कूटी से या बाइक से जा रहे हो, तो टर्न पे मतलब हम लोगों का जो ब्रेन है वो इतना हैबिचुअल है कि टर्न को क्रॉस करते टाइम हम खुद ब खुद ही सब चीजें मैनेज कर लेते हैं, अपने आप ही एडजस्टमेंट। ये तुमने खुद फील किया होगा कि बारिश के टाइम पे हम टर्न पे ज्यादा स्पीड से क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। Yes, Yes, sir. sir. इतनी बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। अब इसमें है डेथवेल का केस है, रोटर का केस है, इसी के ही सिमिलर फिर दूसरा केस बैंकिंग ऑफ रोड्स का हो जाएगा। इसे मैं कल बताऊंगा, इसे आज नहीं बताऊंगा। डेथवेल के केस में देखो जरा एक बार। कितने लोगों ने देखी है बाइक चलते हैं? Sir, मैंने। नॉर्मली बच्चे जाते हैं इधर उधर मेले वेले में कहीं पर, तो सब देख ही लेते हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो टीवी वगैरह पे देख लेना। घर में भी तुम्हारे इस तरह की चीजें होती हैं, मैं भी बताऊंगा तो तुम घर पे जाकर देख लेना। नॉर्मली जो फिगर मैंने बनाई है डेथवेल के केस में, इस तरह की फिगर नहीं होती। ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल बना दी। जो डेथवेल का केस होता है जिसमें मोटरसाइकिल भागती रहती है, वो इस तरह का सीन होता है भाई। Yes, sir. सही है ना? ये मतलब Yes, sir. पहले ये रोटर का केस समझाऊंगा, फिर मैं बैंकिंग ऑफ रोड्स के साथ में ये वाला एग्जांपल समझा दूंगा। अब तुम समझो ध्यान से जरा। इसमें क्या है कि ऐसा समझो कि कोई चीज इसकी वॉल पे ऐसे घूम रही है सर्कल में, ठीक है ना? Yes, sir. तो पहले तो ये देखो कि जब इस सर्कल पे कोई चीज घूमेगी, तो मान लो वो यहाँ पे है, तो ये इसका पाथ किस तरह का है? सर्कुलर। बोलो। Yes, sir. सर्कल में घूमती हुई चीजों की टेंडेंसी किस तरफ जाने की होती है? सेंटर की तरह. नहीं, उनकी टेंडेंसी सर्कल पे बाहर की तरफ जाने की होती है, फिर उनको कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है तो वो अंदर की तरफ फिर रुक जाती है। तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने अच्छा. की है, इधर को। Okay, sir. तुमने अगर डेथ वेल का केस देखा होगा तो उसमें तुम्हें लगता है कि जैसे वो राइडर जो है जब बाइक चला रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जो वॉल्स है उनको तोड़ के बाहर निकल जाएगा, बहुत तेज आवाज आती है। तो Yes, sir. इन वॉल्स पे ये फोर्स किस तरफ लगा रहा होगा? बाहर की तरफ। तो तुम ये देखना कि इसकी वजह से जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे यहाँ एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो जाता है ऐसे। सही है ना? और इसके ऊपर वेट लगता है नीचे की तरफ ऐसे। तो अब क्या होगा कि इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस तरफ है, इसका वेट इस तरफ है, और जो सिलेंड्रिकल वॉल है उसके ऊपर ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर है। तो तुम ये बताओ, इस बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए जो चीज चाहिए थी वो क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो टुवर्ड सेंटर होता है। वो किसने प्रोवाइड कर दिया इसको? Normal. Contact नॉर्मल। force ने. ठीक है, अब तुम ये देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रही है, ये सरफेस को प्रेस कर रही है। अगर ये नीचे की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर. ऊपर। तो ये जो ये फ्रिक्शन है ये बेसिकली इस वेट को बैलेंस करके रखेगा, इसको नीचे स्लिप नहीं होने देगा। Yes. तो Yes, sir. फॉर ऑब्जेक्ट टू रोटेट सेफली,
जो mg है ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि फ्रिक्शन तो अकॉर्डिंग टू द नीड डेवलप होता रहता है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जो mg है ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू n से, और यहां से अगर तुम्हें साफ दिखाई दे रहा हो यहाँ n ही mv²/r है। बताओ। Yes, sir. अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही तो भाई मुझे बता देना। ये म्यू एस इंटू एन है और ये mv²/r है, m से m को काट दो। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो म्यू एस है ये ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए आर जी अपॉन v²। जो मटेरियल हम टायर और इसका जो यूज करेंगे जिससे ये डेथ का हम बना रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इस अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? No, sir. अब तुम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो, जरा ध्यान से सुनो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने घर पे अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोए हैं? सबने मम्मियों को काम पे लगा रखा है, भैया हाथ वाथ नहीं उठाते तो मम्मी का घर पे। हम्म, बोलते ही नहीं। बस देखा है। अबे काम कराया करो भाई घर में थोड़ा बहुत तो, कम से कम पता तो चले कि घर की चीजें काम कैसे करती हैं। कल को सारे के सारे लोग घर पे जाकर अपनी मम्मी के साथ कपड़े धुलवाना, और फिर कपड़े धुलने के बाद में उनको जो उसके साइड में सुखाने वाला पार्ट होता है ना उसमें डाल लेना। Dryer. हाँ, तो तुम देखना कि जब कपड़े सूख जाते हैं तो वो जो रोटर होता है उसकी वॉल्स पे चिपक जाते हैं अगर उसमें दो चार कपड़े पड़े। यस सर। हाँ, तो वो यही मैकेनिज्म है कि वो इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि उनकी टेंडेंसी बाहर जाने की होती है। जब वो बाहर जाने की टेंडेंसी होती है तो जो वॉल होती है रोटर की वो उनको रोकती है। अब जरा सुनो एक मिनट, ये वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है इसको भी समझते हैं जरा। देखो जरा ध्यान से। जो हमारा जो फैब्रिक है, ये मान लो हमारा फैब्रिक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है कॉटन प्लस वाटर। जब तुमने उसको धो लिया तो धोने के बाद तो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया ना इसने। यस सर। अब या तो कॉटन फैब्रिक होगी या फिर भाई कोई ना कोई सिंथेटिक फाइबर होगा, रेयन वेयन। तो तुम देख लेना कि जो भी है नॉर्मली इनमें क्या होता है कि ये लाइट होता है डेंसिटी वाइज और ये थोड़ा हेवियर होता है। ठीक है, इसीलिए तो तुम किसी भी अपनी शर्ट को पानी में डुबोने की कोशिश करो, डूबती नहीं, ऊपर तैरती रहती है। Yes, sir. यस सर। तो जब इस रोटर में हम गीले कपड़े डालेंगे तो इसमें दो ऐसे कंटेंट हैं कि एक कम डेंसिटी का है एक ज्यादा डेंसिटी का है। तो इस रोटर में हमने डाल के इनको घुमा दिया, ये डाल के हैं और हमने इसको तेजी से घुमा दिया। तो तुम देखना इसमें होता क्या है कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा वो होता है mv²/r। तो जो ज्यादा भारी है ऑब्जेक्ट उसको ज्यादा सेंट्रिपिटल चाहिएगा, जो छोटी है उसको कम चाहिएगा। बोलो। जो हैवियर Yes, sir. ऑब्जेक्ट है उसको ज्यादा सेंट्रिपिटल चाहिएगा, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको कम सेंट्रिपिटल चाहिए। अब इसमें से लाइटर कौन है? कॉटन है। और हैवियर कौन है? वाटर है। तो वाटर को ज्यादा सेंट्रिपिटल चाहिएगा। बोलो। Yes, यस sir. सर। अब अगर उसको सेंट्रिपिटल मिल, अब दोनों की दोनों घूम तो एक ही स्पीड से रही है, यस सर। तो मास की वजह से एक ही स्पीड पे जो मासिव ऑब्जेक्ट है उसको सेंट्रिपिटल की ज्यादा नीड है, मिल रहा नहीं, तो क्या करेगी वो फिर? वो भाई बाहर जाने की कोशिश करेगी। मतलब जिसका ज्यादा मास है उसको ज्यादा सेंट्रिपिटल चाहिए, तो सेंट्रिपिटल अगर उसको मिले ना तो वो रेडियस को कह देगा कि भाई तू इंक्रीज हो जा, तो हमारा सेंट्रिपिटल कम हो जाएगा, फिर रिक्वायरमेंट तो रेडियस बढ़ जाएगी उसकी। तो वाटर बाहर चला जाएगा। तो वाटर की टेंडेंसी इस फैब्रिक को छोड़ के बाहर जाने की होती है। अब तुमने देखा होगा कि उस रोटर में देखना तुम, यहाँ छोटे छोटे होल्स होते हैं। यस सर। Yes, sir. तो होता क्या है कि ये पानी फैब्रिक छोड़ के इन होल से बाहर निकल लेता है और बस हमारे अंदर जो कपड़े सूखे कपड़े रह जाते हैं।
नहीं समझे? ओके सर हाँ बोलो। सर एक repeat कर दो ये आर वाला पार्ट। मैंने ये कहा है भाई कि अगर एक ही दो बॉडी है वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, एक का मास ज्यादा है एक का कम है, तो उनको एक को ज्यादा सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, एक को कम रिक्वायरमेंट होगी। तो जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल की, अगर उसको रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो वो क्या करेगी कि सेंट्रीपिटल को कहेगी कि भाई या तो तू कम हो जाए, यहाँ तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो नहीं पाई। अब सेंट्रीपिटल कैसे कम होगा? वो अपनी आर बढ़ा लेगा। अच्छा ठीक है सर। अब सेम प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होता है? भाई सेम प्रिंसिपल जो यूज होता है वो एक क्रीम सेपरेटर होता है जो मिल्क से क्रीम सेपरेट करता है। देखा है तुमने? नो किया सर। भी है। हाँ तो भैया देखा नहीं तो देखो, उसमें क्या होता है कि उसमें मिल्क जो होता है वो रोटेट होता रहता है एक रोटर के अंदर, और उसमें दो आउटलेट होते हैं, एक यहाँ से होता है और एक आउटर से होता है। तो मिल्क जो होता है तुम उसमें भी देखो, मिल्क में दो चीजें होती हैं, एक फैट होता है, घी भी तो मिल्क दूध से निकलता है, या ये बात भी नहीं पता? पता है सर। यस तो हाँ पता है। तो भैया मिल्क में से जो फैट निकलता है और बाकी जो रेजिडुअल रह जाता है वो वाटर कंटेंट है। तो तुम ये बताओ फैट लाइटर है या वाटर कंटेंट लाइटर है? वाटर कंटेंट। वाटर। अरे फैट लाइटर होता है भाई। फैट। कौन सी दुनिया में जीते हो तुम, पता नहीं। घी, जाके आज अपने घर पे किचन में से थोड़ा सा घी या तेल ऑयल कुछ लेना, उसे पानी पे डाल के देखना, ऊपर की सरफेस पे फ्लोट करता रहता है, नीचे नहीं डूबता हो। अपने घर पे ओके जाके सर। कोई भी ऑयल लेना, सारे ऑयल फैट होते हैं, उस ऑयल को लेके पानी पे डाल देना दो चार बूंद, तो तुम देखना कि वो दो चार बूंद हमेशा पानी के ऊपर ही तैरती रहते हैं, नीचे नहीं जाती कभी भी। ठीक है? तो यस। जब हम मिल्क को इसमें भर के रोटेट करते हैं तेजी से, तो मिल्क के ये दोनों दोनों कंटेंट जो हैं ये अलग अलग सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट इनको होती है। जिसको ज्यादा सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है वो बाहर की तरफ चला जाता है, जिसको कम सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्सिस के पास आ जाता है यहाँ। तो जो एक्सिस के पास है उसको इस आउटलेट से अलग कर लेते हैं, जो बाहर की तरफ है उसको इस आउटलेट से अलग कर लेते हैं, तो उससे मिल्क कंटेंट, इससे मिल्क से फैट कंटेंट अलग हो जाता है और वाटर कंटेंट अलग हो जाता है। अगर ओके। अगर तुमने नहीं देखी ये चीज तो भैया आसपास तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई डेयरी होगी, उसके यहाँ देख लेना जाके कि भाई जरा हमें मिल्क से या तुम नेट पे कोई वीडियो वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, ढूंढ, मतलब इन सारी चीजों को घर पे जाके नॉर्मली देखो कि हो क्या रहा है। यस सर। क्योंकि लाइफ की चीजें अगर देखोगे नहीं तो दुनियादारी में क्या ही जियोगे भाई, फिर कैसे काम करोगे? क्योंकि इन चीजों को अगर तुम देखो तो ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई भाई, जिसने ये बनाई है उसने देखा होगा ना लोगों को काम करते हुए, फिर किस प्रिंसिपल पे बनानी चाहिए तो फिर उसने बनाई होंगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तुम देखो ध्यान से इसमें, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वैसे तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है ये। इसमें कुछ इस तरह से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है 1 + d2y/dx² टू द पावर 3/2 अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आती है। तो पर हम यहाँ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट नहीं करेंगे इसमें, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सिर्फ इसके बिहाफ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले तुम एक चीज देखो जरा, जैसे अगर ये आर्क है, इस आर्क को तुम देखो, तो अगर तुम इस आर्क को देखोगे तो ये एक सर्कल का पार्ट है। अगर तुम देखो इसको, यहाँ देखो, ये इस सर्कल का पार्ट नहीं है, बोलो। है सर। इस वाले आर्क को तुम चेक कर लो, यहाँ पे तुम कोई भी एक आर्क ड्रॉ कर दो, तो हर एक आर्क जो होगा वो किसी ना किसी सर्कल का ही हिस्सा होगा। देखो ये अगर तुम देख पा रहे हो, ये इतना पार्ट जो है ये बेसिकली इस सर्कल का पार्ट है ये। तो
कोई भी कर्व होगा, अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये एक कर्व है, तो अगर तुम इस कर्व को चेक करोगे तो देखो ये जो ये कर्व है, ये इसमें मल्टीपल मल्टीपल सर्कल्स होंगे, जिनके अलग अलग सर्कल के आर्क को हमने सेलेक्ट किया है और उन सबको स्मूथली जोड़ा है हमने। ये आर्क हमने इस सर्कल से कलेक्ट कर लिया, इस आर्क को हमने सर्कल 1 से कलेक्ट कर लिया, और ये जो थर्ड सर्कल है इसमें हमने ये वाला आर्क यहाँ लिया, और बेसिकली ये बीच वाले जो पार्ट है इन ये भी किसी ना किसी सर्कल से ही आए हैं। यस सर। तो इस तरह से होगा क्या कि जब हम किसी एक पार्ट, अब मान लो तुम्हें कोई कह रहा है कि भाई इस सर्कल पे साइकिल चलाओ, ऐसे इस सर्कल पे नहीं, इस ट्रैक के ऊपर, तो बेसिकली तुम देखोगे कि तुम अलग अलग रेडियस के सर्कल को अलग अलग टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहे होंगे। Yes, sir. तो कहीं पे R1, कहीं पे R2, कहीं पे R3, कहीं पे R4। तो इस कर्व का किसी भी पॉइंट पे जो रेडियस है वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। मतलब किसी भी कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली उस सर्कल की रेडियस है जिस सर्कल का आर्क उस कर्व के लिए उस जगह पे यूज हो रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या Okay, कह रहा sir. हूँ? मान लीजिएगा कि ये इस सर्कल की एक आर्क यहाँ पे यूज हो रही है, तो इस सर्कल की रेडियस इस आर्क की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। समझ गए ना ये बात? यस सर। Yes. जैसे अगर हम किसी चीज को प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह डील करें, हम इसको भी थ्रो कर दें यहाँ पे, तो ये जो ये पैराबोलिक पाथ होता है, तो इसमें भी अलग अलग जगह अलग अलग सर्कल के रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ध्यान से समझना, तो इसमें सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, फाइंड आउट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड आउट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एट h/2 आफ्टर टाइम दिस। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। समझ गए? यस सर। बस इतना ही कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराता। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करना कि कल थोड़ा सा मैंने नोट्स तो तुम्हें सेंड किए हुए हैं। Yes, सर sir. उसमें सर उसमें शायद खाली डेथ वेल तक ही है उसके, मतलब नहीं लास्ट यार, टॉपिक। सारे हैं उसमें, आगे तक पूरा चैप्टर भेज रखा है। सर डेथ हम्म, वेल तक की थे, चलो देखी तो मैंने। तो मैं अभी भेज दूंगा तुम्हें आगे के। तुम ये करना है उसमें कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर डेथवेल का केस तुम एक बार ठीक से घर पे पढ़ना, फिर कल मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है? ठीक है सर। कल मिलेंगे। सर हाँ बोलो। सर वो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था रोटेशन ऑफ अर्थ वाला। हाँ तो ये है तो भाई उसमें, अगर ये अर्थ ऐसे घूम रही है यूं, तो तुम देखो इसकी सरफेस पर रखी है अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रही है यूं। नहीं घूम रही? यस सर। सरफेस पे तो होती हैं चीजें। तो अगर अर्थ इनको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर दे, तो इस सर्कल के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल है वो खत्म हो जाएगा, टेंजेंशियली भाग जाएंगी आगे कोई। सर इसका आंसर ना पीछे रिमेन स्टैंडिंग गिवन है। नहीं, गलत दे रखा है। स्टैंडिंग कैसे रह जाएंगे भाई? सर उस क्वेश्चन में कहा है कि रोटेशन का इफेक्ट नेग्लेक्ट किया तो। तो अगर रोटेशन का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया तो वहीं रुकी रहेंगी। पर अगर रोटेट हो रही है तो रोटेट होने पे तो फ्लाई कर ही जाएंगी ना बाहर की तरफ। तो कॉमन सा क्वेश्चन है वो तो। मतलब तुम अपने हाथ में ऐसा सोचो कि तुमने एक बॉब को अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग से और तुम रोटेट कर रहे हो, तुम्हारे हाथ से अगर बॉब छूट जाए तो क्या होगा ये सोचो। वही हाल यहाँ होगा अगर तुम रोटेशन का इफेक्ट काउंट करते हो तो। और वो रोटेशन को काउंट ही नहीं कर रहा तो वहीं रुकी रहेंगी, फिर क्या होगा? बोलो। ठीक है सर। ठीक। ओके। कल पढ़ लेना याद से, ध्यान जो मैंने बताया इसको।